आज हम फिर से अपना पुराना वाला रिवीजन करेंगे। जब हम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हमने दिया था तो उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आई थी हम ये करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं वो यूपी, ठीक है, यूपी और यूपी वीडियो के लिए, ठीक है, वीडियो जो यूपी वीडियो का एग्ज़ाम 28 जून को होने वाला है, और ईपीएफओ के लिए, ईपीएफओ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमेशा ही पूछी जाती है, तो यूपी वीडियो और ईपीएफओ ये दो एग्ज़ाम के लिए है, ये जो होने वाले हैं। तो ठीक है, जैसे कि अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, ठीक है। और ये सब हम एक तरफा रिवीजन के तौर पर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि ठीक है, इतनी बड़ी मतलब 200-300 पेजों की है, एक वीडियो में कवर होनी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा छोड़ सकें और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कैप्चर कर सकें। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है, ठीक है। क्यों मिल गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 4 स्टेट में अपने जो लीडर है ना, वो उनके आम आदमी पार्टी के 4 नेता, मतलब 4 राज्यों में इसका दबदबा बन गया है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हों, उसे लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हों, ठीक है। तो आम आदमी को न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हुई हैं, और वो 4 राज्यों में लगभग 6% से ज़्यादा वोट पाए हैं उसने, इसलिए उसको यही उसकी शर्तें होती हैं। कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहे तो वो 4 राज्यों में उसकी 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और उसने जो वैध मत हो ना, वैध मतों का 6% उसने मत प्राप्त कर लिया हो। लोकसभा पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों में न्यूनतम 2% से सीटों पर विजय प्राप्त की हो, उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट दल पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ये सब शर्तें जो हैं आम आदमी पार्टी ने पूरी कर ली हैं, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब याद रखने योग्य बातें, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और CPI NCP, ठीक है, में से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। इस प्रकार वर्तमान में देश के राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु से स्पष्ट हुआ है कि पार्टी के प्रत्याशी ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों का लगभग 12.92% मत प्राप्त किए हैं, जबकि कितने, अगर बाई चांस इसके पास 6% भी वोट होते, वैध मत होते, तब भी इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटों में से 5 आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। वैसे तो 4 सीटें मिल जाती तो भी जीत जाते, लेकिन इसको 1 सीट ज़्यादा मिली है, यानी 5 सीट मिल गई हैं, तो ये एलिजिबल हो गई है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल यानी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। उल्लेखनीय, आम आदमी पार्टी को पंजाब हुआ, गोवा हुआ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पहले से ही राज्य स्तरीय पार्टी का रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, और अब गुजरात में भी इसका दर्जा हो गया। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ब्रू। देखो, राष्ट्रीय दलों की जो अभी तो बताया कि अब राष्ट्रीय दल कितने हैं, 6 हैं। अब वो राष्ट्रीय दल कौन कौन से, INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, BJP, BSP और CPI-M, नेशनल पीपल पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी APP। वाइब्रेंट विलेज देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम BBP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या यानी स्पार्स पॉपुलेशन, समिति कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तर सीमा नॉर्थन बॉर्डर
के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की है, जो अक्सर विकासों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल बात है, जो जैसे कि वाइब्रेंट बीबीटी उनके लिए है, जैसे कि ये एक सीमा है और एक ये सीमा है। ठीक है, तो इस सीमा पर जो भी विलेज है ना, जैसे कि अगर विकास होता ना, तो विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पहुँचता पहुँचता या तो टाइम खत्म हो जाता था या तो बजट खत्म हो जाता था। ठीक है, वैसे ही सीन यहाँ पर हुआ। तो इस बार इन्हें बीबीटी का मतलब ये है कि बीबीटी यानी इस जगह पर, ठीक है, इसके आसपास जो सीमा के पास जो है एरिया, ठीक है, उन एरियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये बीबीटी कार्यक्रम लाया गया है। स्मृति तथ्य: 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अजाब जिले के सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया है। ठीक है, किबुतु में लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस जिले में शुरू किया? अंजाव जिले में। गांव का नाम क्या है? किबुतु है। फिर से देख लो, अरुणाचल प्रदेश में, अंजाव गांव में, अंजाव जिले में और किबुतु गांव में। ठीक है, लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022 से 23, 2025 से 26 के लिए प्रदान की गई। यानी कि ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 2025-26 के लिए। ये कौन सी परियोजना है? केंद्र परियोजना है, क्योंकि तभी गृह मंत्री अमित शाह ने ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुतु गांव में शुरू किया है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इसका वित्तीय आवंटन कितना है? 4800 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत 4 राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से 19 जिलों में के 46 इलाकों में लगभग 29,067 गाँवों को समग्र विकास के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? अगर बाई चांस आप विलेज या ये सब भूल भी जाओ तब भी आपको क्या रखना है? HP, AP, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और UK और लद्दाख। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान की गई, जिसमें 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये पहला चरण है। ठीक है, 662 गाँव में 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गाँव से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 देखते हैं। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। कहाँ का निर्वाचन क्षेत्र हुआ है? मेघालय में हुआ है, नागालैंड में हुआ और त्रिपुरा में। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। ठीक है, 10वां मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या 60 है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सेहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में 60 जगहों पर मतदान होने थे, लेकिन सेहियोंग के जो मतदान है ना, वो निर्वाचन क्षेत्र स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि टोटल कितने 60 जगह होने थे, हुए कितने 59 जगह।
उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह का निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री एवं यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह का निधन हो गया। इस कारण इससे उस चुनाव क्षेत्र को स्थगित कर दिया गया। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। 86.69%। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में लगभग 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ठीक है, अब मेघालय में किसकी सरकार बनी है? कोनराड के संगमा की। ये कौन सी पार्टी के हैं? एनपीपी पार्टी के हैं। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे? मेघालय में इस टाइम है संगमा, ये किस पार्टी के? एनपीपी के। कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रिस्टोन टाइनसांग तथा सिन आमभलंगधर ने उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। प्रिस्टोन टाइनसांग और सिनिवांग बलांगधार। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वां मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव परिणाम देखते हैं। एनपीपी को 26 सीटें प्राप्त हुई हैं और यूनाइटेड यूडीपी को 11 और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को 5 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5 सीटें और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हैं। नागालैंड देखो 13वां नागालैंड विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि हुई है 12 मार्च 2023 को, जिसके कारण 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या है 60, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन यानी कि 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। ठीक है, नागालैंड में 60 निर्वाचन क्षेत्र थे, जिनमें से सिर्फ वोट पड़े हैं 59 पर, क्योंकि एक जो अकुलुटो हैं, ठीक है, जो बीजेपी के प्रत्याशी है, ये निर्दलीय, मतलब ये बिना किसी के निर्विरोध चुन लिए गए, इनका किसी ने विरोध नहीं किया। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कुल 12 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी की सर्वाधिक 25 सीटें हैं। 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। ठीक है, पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है नागालैंड में। अभी तक इस नागालैंड में कभी भी कोई महिला चुनाव नहीं जीती है। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की है। हेकानी जखालू ने, ये किस पार्टी की थी? एनडीपीपी की। ये दीमापुर सेकेंड निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुई हैं। दीमापुर थर्ड से निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की है। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहातु ओनुक्रूज भी पश्चिमी आगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। टिया जेलियांग और यान थुंगो पैटन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। 20 मार्च 2023 को सेरिगेन लोंगकुमेर को 14वां नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नागालैंड का अध्यक्ष चुना गया सेरिगेन लोंगकुमेर को, और उसमें मेघालय में संगमा। अब देखो
एनडीपीपी को 25 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, नेशनल पीपल्स पार्टी को 5 सीटें हैं। लोक जनमत पार्टी रामविलास की है 2 सीटें मिलाते हैं और नागा पीपल फ्रंट है 2। त्रिपुरा देखते हैं। ये त्रिपुरा के 12वां त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की 22 मार्च 2023 को निर्धारित थी। जिसके कारण 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसके क्षेत्रीय सहयोगी रही इंडीज पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने के में सफल रहा है। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, मणिक साहा ने 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मणिक साहा मुख्यमंत्री और विश्वबंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 32 जीती हैं, त्रिपुरा मोठा पार्टी की 13 सीटें, कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की 11 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 और इंडिजेंस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 सीट जीती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या कहती है? पहला, राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट। प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायिक प्रणाली और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विद सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। दक्ष ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विद सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TIMS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है जस्टिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। भारतीय राज्यों को इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े एवं मध्य आकार के राज्य और छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणियों में विभाजित किया गया है। IJR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक को 6.38 अंक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है कि कर्नाटक में जस्टिस सबसे ज़्यादा होता है और सबसे सही होता है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, और इसका स्थान है 18वां रैंक, इसको 18वां रैंक मिला है। कर्नाटक को पहला। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य हुआ है, जबकि गोवा अंतिम 7वें स्थान पहुंचा है। न्याय के 4 स्तंभ के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष एवं 3 अन्य राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, कर्नाटक है पहला, तमिलनाडु दूसरा और तेलंगाना है तीसरा। पुलिस व्यवस्था है दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु में पुलिस व्यवस्था 6वें नंबर और तेलंगाना में 1st नंबर पर। जेल प्रणाली दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु में जेल प्रणाली 1 नंबर पर और तेलंगाना में 3 नंबर पर। न्यायिक पालिका है 2 नंबर पर, तमिलनाडु में 1 नंबर पर और तेलंगाना में 5वें नंबर। कानूनी सहायता 2 नंबर, तमिलनाडु में कानूनी सहायता 12वें नंबर पोजीशन पहुंची गई है और तेलंगाना 5वें नंबर पर। अंतिम 3 राज्य देखते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देखते हैं। पुलिस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 15वें पोजीशन पर है, जेल प्रणाली में 17 पोजीशन पर, न्यायिक प्रणाली में 15 पोजीशन पर और कानूनी सहायता में 18 पोजीशन पर है। MB गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज देखते हैं। MB गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 नेशनल वाटर वेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों यानी कि 5 वर्तमान एवं 106 नए, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 देखते हैं। तो 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम। देश में अंतर्राज्यीय जल परिवहन एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, वर्तमान में 106, 5 वर्तमान में बनाए गए और 106 नए, वर्तमान 5 वर्तमान में और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमबी गंगा विलास इसी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये सबसे लंबा नदी क्रूज है। टोटल जलमार्ग संख्या कितनी है? 111, जिसमें 5 वर्तमान में और 106 नए, ठीक है। ये कितने राज्यों में है? तो 124 राज्यों में विस्तृत है। देखो इसमें यहाँ पर देख लो, 24 राज्य, ठीक है, 111 जलमार्ग और 24 राज्य और 111 जलमार्ग। और क्या क्या नोट कर सकते हैं? बस ये नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग। और 111 है, 5 + 106, डन। याद करने देखे तथ्य देखते। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा एमबी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। कहाँ पर है? एमबी गंगा विलास वाराणसी से दिखाकर रवाना किया। और यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबल में जाकर पूर्ण हुई, ठीक है। वाराणसी चली और असम के वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ में जाके कंप्लीट हुई है। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही है, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही है। ज्ञातव्य है कि एमबी गंगा बिलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 दुबरी से सादिया से होकर गुजरी है, ठीक है। एमबी गंगा बिलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से, जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया और से प्रयागराज के बीच रहता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग NH2 NW राष्ट्रीय जलमार्ग NW संख्या 2 दुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल से भी होकर गुजरा है, ठीक है। इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है, ठीक है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटियों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों को भ्रमण शामिल किया गया है, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिलेगा, ठीक है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणाली से होकर गुजरी है। गंगा बिलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित किया गया है, ठीक है। मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। ज्ञातव्य है कि एमबी गंगा बिलास पोत की लंबाई है 62.5 मीटर एवं चौड़ाई है 12.8 मीटर। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र यानी पोल्यूशन फ्री मैकेनिज्म तथा शोर नियंत्रण प्रदूषण नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। टेंट सिटी देखते हैं।
MV गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, टेंट सिटी का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वाराणसी में ही किया, वाराणसी। ठीक है, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होती है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है केरल उच्च न्यायालय। संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। ठीक है, जो अधोलिखित है: असमी, बंगले, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यानी चीफ जस्टिस BI चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया है। ठीक है, तो ये जो निर्णय क्षेत्रीय भाषा में जो निर्णय देने का पहला किसने किया है, तो ये हैं CJI चंद्रचूड़। ठीक है, इन्होंने ही जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने के लिए कहा है। BI चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, अभय ओका। ठीक है, जब इन्होंने ये कहा है तो फिर अभय ओका से ने एक समिति गठित की है। अब याद रखने की योग्य बातें क्या है: फरवरी 2023 को देश में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में मलयालम के निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं। केरल उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। वाहन क्रेडिट यानी व्हीकल परचेज लोन और चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ज्ञातव्य है कि इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल या AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन यानी लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया यानी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की गई। स्मृति तथ्य: 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्त EC की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त चीफ कमीशन मतलब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, यानी कि पीएम और विपक्ष का नेता, अपोजिट लीडर, ठीक है, और सीजेआई होंगे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इस जो अब देखो इस यहाँ पे देख लो, पीएम होंगे प्लस विपक्ष नेता, विपक्ष लीडर प्लस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 लोग जिस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे, ठीक है, उसको निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री। ठीक है, स्मृति तथ्य देखते हैं, अभी तो देख चुके हैं स्मृति तथ्य। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल का नेता इसी समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती है, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 संसद सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की है? न्यायमूर्ति KM जोसेफ। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, न्यायमूर्ति CT रविकुमार शामिल थे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 देते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर का पूर्ण रूप है एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट, असर। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन है प्रथम द्वारा जारी किया गया है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 में यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित में सक्षम हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, असर का पूर्ण रूप है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी प्रशिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 में सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित पाने में सक्षम है। असर, ठीक है, असर में एक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो असर में ये सर्वेक्षण इसे 2005 में शुरू किया है। इसमें ये है कि जैसे ग्रामीण एरिया में कितने बच्चे, जैसे 100 बच्चों में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ जो स्कूल, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ को पढ़ पा रहे हैं, उनको गणित, बुनियादी गणित की कितनी समझ है, ये सब की जांच कर रही है। इसमें भी तथ्य देखते हैं। असर ग्रामीण 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ये रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमता पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों में कुल 19,060 गाँवों को सम्मिलित किया गया। 616 जिलों में 19,060 गाँवों को। 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों हेतु नामांकन एनरोलमेंट रेट विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 11 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकन लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 7.9% लड़कियां नामांकित थीं, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। हुबली जंक्शन देखते हैं। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन। ठीक है,
श्री सुदरूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन को सामान्यतः एस हुब्बाली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बाली जंक्शन, ठीक है, हुब्बाली जंक्शन कर दिया गया। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर एस हुब्बाली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे के हुब्बाली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली एंड धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इसमें तथ्य याद रखने। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जंक्शन को प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम पर था, जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म देखते हैं। अब है हुबली जंक्शन, दूसरे नंबर गोरखपुर, तीसरे नंबर कोल्लम जंक्शन, चौथे पर खड़गपुर जंक्शन और 5वें नंबर पर स्टेट सबवे। हुबली जंक्शन है कर्नाटक में, गोरखपुर जंक्शन है उत्तर प्रदेश में, कोल्लम जंक्शन है केरल में, खड़गपुर जंक्शन है पश्चिम बंगाल में, स्टेट स्टीम सबवे शिकागो अमेरिका में। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है विदिशा, जो कहें उड़ीसा। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलपमेंट जिलों की तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जैसे बहराइच हुआ, बलराम, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल है। इसमें तथ्य देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचार 5G उपयोग मामले में इनोवेटिव 5G यूज केसेस की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाले भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा का मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा कहाँ है? विदिशा उड़ीसा में नहीं, विदिशा मध्य प्रदेश। विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए नवाचारी 5G, ठीक है, 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग मामले में सुपर क्यूटिकल 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क एम्बूपार्ड मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस एम्बूपार्ड लॉजी AI मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन ACO5 फेफड़ों में मस्तिष्क स्कैन के लिए AR या VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन टेक एक्सरे सम नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अंततः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसियां आदि ने सरल, सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। केरल का कोल्लम, ठीक है, भारत का पहला, ये कहाँ है? केरल में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षर अभियान द सीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। ठीक है, जिले को साक्षर जिला, संविधान के रूप में साक्षर जिला बनाना था। अब आगे देखते हैं। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स से प्रशिक्षित किया गया है। इसके तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को 10 से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स को सीनेटर कहा जाता है। ठीक है, सीनेटर किसको कहा जाता है? जो प्रशिक्षुओं को, यानी जो ट्रेनर्स होते हैं उनको सीनेटर।
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें पेट्रोलियम व जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। स्मृति तथ्य 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन के प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 150 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 बिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य देखते हैं। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता की कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योगों के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना या अनुसंधान एवं विकास परियोजना का समर्थन करना।